मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पॉलिटिकल साइंस की वर्ल्ड वाली बुक का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। जिसका पहला ही टॉपिक है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों ये पहला ही टॉपिक क्यों डला, क्योंकि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन दोनों ही आप लोगों के ज्योग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड टॉपिक है। अब बात तो वो ठीक कह रहा है भाई कि टॉपिक है ज्योग्राफी के हैं, लेकिन हम लोग पढ़ पॉलिटिकल साइंस में रहे हैं। आखिरकार क्यों? इस क्यों का आंसर है मेरे पास। हम लोग ज्योग्राफी के इन टॉपिक को पॉलिटिकल साइंस में इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि जो पर्यावरण है या जो प्राकृतिक संसाधन है, ये सारे के सारे विभिन्न देशों में पाए जाते हैं। ये किसी एक देश का नहीं है, ये सभी देशों की बातें हैं। ये सभी देशों की, अगर अच्छाई है तो सभी की अच्छाई है, और बुराई है तो सभी की बुराई है, ठीक है। ऐसे में अगर हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, अगर हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, तो इस पर्यावरण में अकेला भारत कुछ नहीं कर सकता। अकेला पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। ये काम तभी होगा जब सब देश मिलकर काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन दोनों को ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए भाई आप लोगों की जब चैप्टर की शुरुआत होती है ना, तो चैप्टर की शुरुआत के टाइम पर आपके कहीं ना कहीं पर डला होगा कि आपका स्वच्छ जल की बात बताएगा कि 30 करोड़ जनसंख्या ऐसी है हमारे विश्व में आज भी जिनको साफ पीने का पानी नहीं मिलता। लगातार हमारे वन कम होते चले जा रहे हैं। लगातार हमारा पर्यावरण में पोल्यूशन का जो स्केल है वो लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जिसके कारण लगातार हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट में काफी गर्मी उत्पन्न होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब भाई तुम्हारा कि ये चैप्टर समझाने का एक तरीका है जो मैं थोड़ा सा चैप्टर से हटके समझाऊंगी कि इस चैप्टर में आप लोग इन पोर्शन को पढ़ोगे। ये 6 पोर्शन ऐसे हैं जिनको आप डिटेल दोगे, ठीक है। कि भाई आप सबको पता है कि यूरोप की कंट्रियों में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति चली थी। औद्योगिक क्रांति इतनी ज्यादा बड़े लेवल पे शुरू हो गई थी वहां पर कि लगातार संसाधनों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो संसाधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि पर्यावरण का क्या हो रहा है। और 1960 तक किसी ने ध्यान नहीं दिया पर्यावरण के प्रति कि इतना पर्यावरण इस्तेमाल होने से, इतने संसाधन इस्तेमाल होने से कभी हम लोग अपने धीरे धीरे करके प्रकृति का विनाश तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहली बार 1960 में पर्यावरण और बढ़ती जनसंख्या के प्रति चिंता प्रकट हुई, चिंता शुरू हुई। विभिन्न देश इस चिंता में लगे कि अगर ऐसा ही चलेगा, आज हम प्रकृति का नाश कर रहे हैं, कल को प्रकृति, यही प्रकृति हमारा भी नाश कर देगी। 1960 के बाद ये विचारधारा आई थी, ठीक है। इसके बाद इस पर सबसे बड़ा पहली बार काम हुआ 1972 में, जब लिमिट्स टू ग्रोथ, इस लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से क्लब ऑफ रोम ने, ठीक है, क्लब ऑफ रोम ने यानी इटली में एक पुस्तक छपी थी, ठीक है। इस लिमिट्स टू ग्रोथ में है कि ग्रोथ की क्या क्या लिमिट्स हैं, ठीक है। पहली बार ऐसे बताया गया था कि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं, अगर लगातार हम वृद्धि कर रहे हैं, तो उसके भी कुछ लिमिट्स हैं। कैसी, किसके ऊपर ये बुक लिखी गई थी? बढ़ती जनसंख्या के ऊपर, कि बढ़ती जनसंख्या से कैसे बहुत जल्दी से हमारे संसाधनों का विनाश होता चला जा रहा है। यानी पहली बार वर्ल्ड लेवल पर यह चिंता जाहिर हुई थी कि अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो प्राकृतिक संसाधन एक दिन हमारे खत्म हो जाएंगे और हम लोग अपने लिए तो बचा के रख ही नहीं पाए, अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। पहली बार ये प्रॉब्लम लिखित रूप में 1972 में आई थी। इसके बाद एक और बिजली पड़ गई सभी के ऊपर। बिजली क्या पड़ी कि 1980 के दशक में ओजोन परत में छेद देख लिया। जो हमारी ओजोन लेयर है, आपको भी पता है कि एक बड़ा सा होल बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है पोल्यूशन की वजह से कि ओजोन लेयर में भी छेद हो गया है, ठीक है। ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेजेस यानी के पराबैंगनी किरणों को, सूरज की पराबैंगनी किरणों को धरती पे आने से रोकता है, ठीक है। जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, ठीक है। इन बहुत सारी अगर हमें बीमारियों से बचना है तो हमें ओजोन लेयर के उस छेद को भरना भी पड़ेगा। इसीलिए जो उत्तरी ध्रुव के देश हैं, जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, जो
ज्यादातर आप लोग के यूरोप के और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, पहली बार उनकी नींद जगी ओजोन लेयर में छेद को देखकर। ठीक है, अब इस ओजोन लेयर में छेद देखने के बाद 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर, हम सबका कॉमनली क्या फ्यूचर होगा, इस पर बर्टलैंड रिपोर्ट छपी, जिसमें पहली बार टिकाऊ विकास की बातें करी गई। टिकाऊ विकास, टिकाऊ विकास क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आती है। टिकाऊ विकास का मीनिंग होता है बेटा कि ऐसा विकास करो जो टिक के रहे, यानी कि हम विकास भी करें और हमारे संसाधन भी खत्म ना हो, यानी हम विकास का एक ऐसा रास्ता निकालें जिसमें हम संसाधनों का विनाश किए बगैर ही अपना विकास कर लें। ठीक है, तो बर्टलैंड रिपोर्ट में पहली बार टिकाऊ विकास को लेकर बातें हुई थी। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स और वर्ल्ड में इतने सारे देशों ने एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू किया, पर्यावरण संबंधी विचारधारा एक दूसरे के साथ शेयर करनी शुरू करी, तो विश्व में पहला सबसे बड़ा कदम उठा 1992 में। 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसी को हम लोग रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ब्राजील में हुआ भाई। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ये ब्राजील, और इसी ब्राजील का एक शहर है रियो, यहाँ पर यह सम्मेलन हुआ जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज ने हिस्सा लिया, बहुत सारे एनजीओज ने हिस्सा लिया, यानी 170 से भी ज्यादा ऐसे बड़े बड़े संगठन भी इसमें शामिल थे। पहली बार इतने बड़े लेवल पर पर्यावरण को लेकर एक पूरा का पूरा तैयार किया गया था सम्मेलन, जिसमें एजेंडा 21 पास किया गया, यानी ऐसे 21 नियमों का समूह पास किया था कि जिसको अगर हर देश अपनाएगा, अगर हर देश इन 21 एजेंडे को अपनाएगा तो वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी मात्रा में हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा इस एजेंडा 21 का भी विरोध हुआ है। इस एजेंडा 21 का विरोध क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे देशों का ये मानना है कि एजेंडा 21 में जो नियम है वो मुख्यतः केवल औद्योगिक देशों को ध्यान में रखकर बनाए गए। इससे केवल औद्योगिक देशों में किस तरीके से उनका विकास संभव हो पाएगा बिना पोल्यूशन के, सब इसको सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसीलिए एजेंडा 21 भी सभी 100% तौर पर नहीं मान रहे हैं। इसके बाद भाई 92 के बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो जापान का ये एक शहर है क्योटो, इसमें एक प्रोटोकॉल को मंजूरी मिली थी। क्योटो प्रोटोकॉल में सबसे पहली बार हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की बातें करी गई थी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आखिरकार है क्या? देखिए बेटा, आप लोगों की पृथ्वी है, ठीक है, मैं अगर इसको एक कहूँ कि एक डिब्बा बंद तरीके से हमारी पृथ्वी है और इसमें यहाँ पर आप लोगों के पेड़ पौधे हैं, आप लोगों के घर हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग इस डिब्बा बंद में रहते हैं, सूरज की रोशनी जब इसके अंदर प्रवेश करती है तो वो सूरज की रोशनी प्रवेश करती है हमारे घर, हमारे पेड़ पौधे, हमारे ऊपर, यहाँ तक कि हमारी जमीन तक पहुंचती है। हमारी जमीन में जब ये आपकी गर्मी पहुंचती है सूरज की, तो बहुत सारी गर्मी को हमारी जमीन सोख लेती है और कुछ पोर्शन हम लोगों का वापस आपका इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, गर्मी का बहुत सारा पोर्शन जमीन सोख लेती है, बहुत सारा पोर्शन हमारे इस डिब्बा बंद में रह जाता है। एक बहुत बढ़िया बात होती है कि सारे के सारी बाहर निकल जाती गर्मी, लेकिन इस पोल्यूशन की लेयर की वजह से, मान लो यह पोल्यूशन है, ठीक है, दुनिया भर का पोल्यूशन हम करते हैं, इस लेयर की वजह से ये अंदर तो आ रही है लेकिन बाहर जाने में असफल रह रही है, यानी कि जितनी सूरज की रोशनी आ रही है वो बहुत कम ऊपर जा रही है, ज्यादातर इसी डिब्बे के अंदर ही रह रही है। और जब इसी डिब्बे के अंदर रह रही है तो इसका मतलब इस डिब्बे में बेहद गर्मी बढ़ रही है। इसी को हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस क्योटो प्रोटोकॉल में जितने भी आप लोगों के नियम कायदे कानून लाए गए थे उनमें से चीन और भारत दोनों को ही बाहर रखा गया था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो भारत और चीन थे वो बहुत बड़ी मात्रा में पोल्यूशन नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी 2001 में तो चीन ने और 2002 में भारत ने दोनों पे इस पे हस्ताक्षर कर दिया है।
दोनों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिया, दोनों ही अब क्योटो प्रोटोकॉल की सारी बाध्यताओं को मानने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपकी बुक में ये 6 पॉइंट हैं जिसके आधार पर आप लोगों के स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को मैं समझाती चली जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।